करता हूँ रिकॉर्डिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से जो अपना कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत कक्षा 9वीं के आज हम गणित भाग 2 का तीसरा जो चैप्टर है जो चल रहा है आपको त्रिभुज उसका 3.2 के सवाल हल करने के संबंधित में जो त्रिभुजों की सर्वांग समता है उसके नियम और 3.2 का पहला सवाल जिसमें कि कुल 4 उप प्रश्न है। ये एक छोटा सा आज प्रकरण है जो हम आज देखने वाले हैं। मैं प्रभा देवी मनपा माध्यमिक शाला से ज्ञानेंद्र राम आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए सीखते हैं हम आज का टॉपिक। जैसे कि नाम में ही है त्रिभुज, ये जो आज हम टॉपिक सीखने वाले हैं उसका नाम में ही है सर्वांग समता। और ये सर्वांग समता शब्द जो है आप लोगों से परिचित है, आप लोग इसको जानते हैं, पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के तौर पर हम देख लेते हैं सर्वांग समता क्या होती है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अगर इसको तोड़ेंगे हम, इसका विच्छेद करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा ना, सर्वांग समता मतलब सर्व अंग समान, सभी अंग बराबर। मतलब किसी किसी वस्तु की या किसी चीज की आपको सर्वांग समता सिद्ध करनी है अगर किसी में, तो जितनी लंबाई उसकी हो दूसरे की भी उतनी हो, जितनी चौड़ाई उसकी हो उतनी दूसरे की भी उतनी हो, मतलब सभी अंग बराबर होंगे। एक भी कुछ भी अगर थोड़ा सा भी कम ज्यादा हो गया तो वो सर्वांग सम नहीं होगा। तो चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि अ, सर्वांग समता होती किस चीज से। जैसे आप देखिए, किताब आपके सामने होगी, कॉपी होगी, अगर यहाँ बीच से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये अगर ये कॉपी आप खोलें और उसको बीच से अगर फोल्ड करते हैं तो पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लेगा। हाँ, ये वाला पेज जो है उसको देखेंगे तो आप एकदम जितना इस तरफ का ये वाला पेज है उतना ही इतना ये इस तरफ का है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों भाग जो किताब के या कॉपी के दोनों जो भाग हैं वो सर्वांग सम है, पूरी तरह से ढक लेगा, थोड़ा भी नहीं दिखाई देगा। उसी तरह से देखिए ये ज्वेलरी है, ये देख सकते हो आप कि ये भी सर्वांग, जितना देखिए यहाँ पर जितना बड़ा है वहां पे इसका भी उतना बड़ा है। ये देखिए इसके नीचे ये जो भाग दिख रहा है आपको ये भी भाग उसमें दिख रहा है। तो जो जितना आकार इस तरफ है उतना ही आकार इस तरफ है। अगर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो पूरी तरह से वो ढक लेगा। ठीक है। तो चलिए कुछ अब ये तो जो आप दूसरा देख सकते हैं, इसको अगर आपको तुरंत देखना है कि सर्वांग समता क्या है तो आप अपना हाथ, आप अपने हाथ की हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए। तो आप देखोगे कि पहला वाला हाथ जो है दूसरे वाले हाथ को एकदम से ढक लिया। तो आप कह सकते हैं कि हाथों की जो हथेलियां हैं ये क्या है, सर्वांग सम है। हाँ, आप करके देख सकते हो। तो ये अब कुछ गणित के उदाहरणों की तरफ चलते हैं हम। तो जैसा कि ये देखिए, अगर ये एक रेखाखंड है, हाँ, ये दो रेखाखंड है, पहली रेखा इधर दिख रही है आपकी, दूसरी रेखा इधर, ये दोनों सर्वांग सम कब होंगी, जब दोनों को दूसरे पर रखने पर, अगर इसको इस पर लाके रखते हैं तो देखिए एक रेखा में बदल जाएगा, ऐसा दिखेगा ही नहीं कि ये दो अलग रेखाएं हैं, क्योंकि जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी, जितनी चौड़ाई उसकी उसकी। तो इसी तरह से किसी रेखाखंड को दूसरे रेखाखंड पर यदि रखने पर यदि एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले, हाँ, थोड़ा भी ऐसा नहीं रहे कि ये कोना दिख रहा है सर ये वाला थोड़ा सा, हाँ, पूर्णतः ढक ले, पूरी तरह से ढक ले, तो दोनों रेखाखंड क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम। तब ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये और ये रेखा सर्वांग सम है। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। हाँ, मान लीजिए ये आपके पास दो कोण है, ये देखिए एक कोण, हाँ, ये कोण है, तो इन कोणों को भी कब हम सर्वांग सम कहेंगे, जब एक दूसरे पर रखने पर एक कोण ही जैसा हो जाए, उसके पीछे चला जाए, पूरी तरह से ढक जाए। हाँ, तो उसी प्रकार से किसी कोण को उठाकर दूसरे कोण पर रखने पर परस्पर ढक जाए, यहाँ पर भी अगर ढक जाता है तो कोण भी क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। हम्म, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा ये जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, त्रिभुज। तो अब हम त्रिभुजों के बारे में भी देख लेते हैं। ये देखिए, अगर दो त्रिभुज कब कहेंगे हम सर्वांग सम है, कब कहेंगे, जब पहला वाला त्रिभुज दूसरे वाले पर या दूसरा वाला त्रिभुज पहले वाले पर रखने पर पूरी तरह से पूर्णतः ढक ले, हाँ, पूरी तरह से ढक जाए,
तो हम क्या कहेंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, ये इस तरह से एक त्रिभुज बन जाएंगे, इसके पीछे पूरी तरह से पीछे चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप सभी को सर्वांग समता समझ में आ गई। ये चिन्ह देख लीजिए, ये सर्वांग समता का चिन्ह है। ये इतना लिखने से, गणित में देखिए बहुत शॉर्टकट यूज किया जाता है। सर्वांग समता इतना लिखने से ये खाली ये चिन्ह लगा देने का, दो बराबर के ऊपर ऐसी एक वेव जैसी है। ठीक है, तो ये सर्वांग समता का चिन्ह आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे से हम इसी का उपयोग सर्वांग समता यूज करने के लिए, अगर दो लाइन रहेगा तो उसको बराबर पढ़ते हैं। दो लाइन के ऊपर अगर ये चिन्ह है तो इसको क्या पढ़ेंगे, सर्वांग समता। अगर मान लीजिए खाली ये इस तरह का चिन्ह है तो बराबर पढ़ेंगे, अगर ऐसा चिन्ह है तो इसको सर्वांग सम पढ़ेंगे, और सिर्फ सिर्फ इस तरह का है तो ये समरूप हो जाएगा। इसकी भी आगे जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। ये समरूप है, ये क्या है, सर्वांग समता का निशान, और ये क्या है, ये क्या है, बराबर का निशान। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब आगे चलते हैं। अब जो हमारा जो त्रिभुजों में सर्वांग समता का जो नियम है उसके बारे में देखते हैं। हम ये सर्वांग समता आप लोगों ने समझ ली, लेकिन अब त्रिभुजों में किस तरह से सर्वांग समता होती है वो देखेंगे। मान लीजिए दो त्रिभुज है आपके पास, हाँ, कौन कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी, और त्रिभुज दूसरे का त्रिभुज का नाम क्या है, पी क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज है। अगर दोनों सर्वांग सम है तो देखो इसको लिखना कैसे। ऐसे नहीं लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है, उतना नहीं लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे इसको शॉर्टकट में, ये देखो, ट्रायंगल ए बी सी, ये सर्वांग सम का निशान लगा देंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर, इतना हो गया। इसका मतलब क्या होगा, इसको अगर पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है। इस तरह से चिन्ह का उपयोग करके लिखा जाता है। ठीक है, ये पूरी एक लाइन हो जाएगी, अगर आप शब्दों में लिखेंगे तो बहुत बड़ा लाइन हो जाएगा। क्या हो, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है, इतना लाइन लिखना पड़ेगा। और गणित में इस तरह से शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, ये अगर मान लीजिए एक ये त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी अगर आप देखते हैं, तो त्रिभुज में आपको पता है कि कुल कितने आयाम होते हैं। आयाम मतलब कितने घटक होते हैं। हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं क्या बच्चों, सर्वांग समता की बात कर रहे हैं। सर्वांग समता में मतलब हर सारे अंग की जांच पड़ताल करनी होती है, सब कुछ बराबर होना चाहिए। जरा सा भी उसमें कम ज्यादा होगा तो वो सर्वांग सम नहीं होगा। तो त्रिभुजों में कितने घटक होते हैं कुल, त्रिभुजों में कुल छह घटक होते हैं। ठीक है, त्रिभुजों के कुल कितने आयाम होते हैं, छह आयाम होते हैं। कौन कौन से, तीन भुजाएं, तीन कोण। तो भुजा का नाम कैसे लिखते हैं, भुजा ए बी, भुजा बी सी तथा भुजा ए सी। और कोण कौन कौन से हैं, यहाँ पर कोण बन रहे, कोण मतलब कोना, जहां पर दो भुजाएं आकर मिलती हैं। ठीक है, तो कोण कहाँ पर बन रहे, कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये कुल कितने घटक हो गए, छह। तीन भुजाएं और तीन कोण। अगर तीनों भुजा और तीनों कोण इस दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों भुजा और तीनों कोण के बराबर होंगे, छेओं की जांच करनी पड़ेगी। अगर बराबर होंगे, हाँ, तीनों भुजाएं, तीनों भुजाओं के बराबर होंगी, ये त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों कोण के अगर बराबर होगा, तभी हम बोल सकते हैं सर्वांग सम, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। लेकिन छेओं की जांच करने से कुछ शॉर्टकट बनाए गए हैं, जिनको हम सर्वांग समता की कसौटियां कहते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए उनमें कुल चार कसौटियां हैं, तो उन चारों कसौटियों में से ये छेओं की जांच करने से अच्छा, कि अगर उन चारों कसौटियों में से कोई भी एक कसौटी अगर सही हो जाती है, अगर बैठ जाती है उसमें, तो हम सीधे लिख सकते हैं कि त्रिभुज, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। और वो कसौटियां कौन कौन सी हैं, जिनके माध्यम से हम आधे का मतलब, जैसे तीन भुजा तीन कोण है, कुल छह हुआ ना, छह को चेक करने से अच्छा खाली तीन को ही चेक कर लेंगे ना, तो भी हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज दोनों समरूप सर्वांग सम है या नहीं है। तो कौन कौन सी कसौटियां हैं वही हम देखेंगे। चलिए देखते हैं त्रिभुजों ये सर्वांग समता की कसौटियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहली जो कसौटी है, देखिए,
यहाँ पर देख सकते हैं ये दो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें आप देख सकते हो कि कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है। ये भुजा बी सी, भुजा की ये देखिए जो ये एक समान जैसा दिख रहा है आप लोगों को, एक समान जो चिन्ह बने हुए हैं, इसका मतलब वो भुजा या वो कोण बराबर है। तो ये भुजा भुजा बी सी किसके बराबर है, भुजा क्यू आर के। हाँ, और कोण सी किसके बराबर है, कोण आर के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने खाली तीन चीज की जांच की, कौन कौन सी, ये कोण दिख रहा है, ये भुजा दिख रही है और ये कोण दिख रहा है। तो यहाँ पर कसौटी बन जाएगी भुजा कोण भुजा, सॉरी कोण भुजा कोण। यहाँ पर क्या है, कोण, कोना है तो यहाँ पे कोण बन रहा है। ये क्या है, भुजा, ये लाइन है, और ये क्या है, कोण। तो कोण भुजा कोण। हाँ, इसको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, को भू को। तो पहली कसौटी क्या हो गई बच्चों, को भू को। शीर्ष बिंदुओं की एक एक की संगति के अनुसार अगर भुजाओं के दो कोण, देखिए ये दो कोण के बीच में एक भुजा अगर बराबर हो, तो दो कोणों के बीच में, याद रखिएगा, तो वे त्रिभुज किस कसौटी से सर्वांगसम हो गए, कोण भुजा कोण। हाँ, कोण भुजा कोण कसौटी। और इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, को भू को कसौटी, याद रखिएगा। ठीक है, अगर इस तरह से आपको दिख गया तो खाली देखिए यहाँ पर तीन के ही माध्यम से हमको सर्वांग समता मिल जाएगी। हाँ, दो कोण और एक भुजा, दो कोण के बीच में अगर एक भुजा दिख गई तो कौन सी कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, कोण भुजा कोण। और इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, को भू को कसौटी। तो इस तरह से पहली कसौटी हो गई। चलिए दूसरी कसौटी देख लेते हैं। हाँ, सर्वांग समता की सेकंड दूसरी कसौटी। मान लीजिए ये त्रिभुज आप देखिए, ये देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें देख रहे हो भुजा ए बी किसके सर्वांगसम है, भुजा पी क्यू के। हाँ, यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ पर भी एक लाइन है, इसका मतलब ये वाली भुजा, भुजा ए बी भुजा पी क्यू दोनों बराबर है। यहाँ पर देखिए कोण बी किसके सर्वांगसम है, कोण क्यू के। और भुजा बी सी किसके सर्वांगसम है, भुजा क्यू आर के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो लाइन है और यहाँ पर भी दो लाइन है, इसका मतलब कि ये दोनों जहाँ यहाँ पर बराबर दिखाने के लिए एक जैसा चिन्ह यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सी कसौटी आ जाएगी, ये क्या है, भुजा। ठीक है, पहले भुजा आ रही है, फिर क्या बीच में आ रहा है, कोण, और फिर ये तीसरा क्या आ रहा है, भुजा। एक ही, दोनों देखने से अच्छा किसी एक ही साइड आप देखोगे ना तो आपको तुरंत कसौटी पता चल जाएगी। ये क्या है, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। तो ये दोनों त्रिभुज भुजा कोण भुजा कसौटी से सर्वांगसम होंगे। देखिए अगर दो भुजाओं के बीच में एक पहाड़ आता है, दो दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं तथा उसमें समाविष्ट कोण अगर समान हो तो कौन सी कसौटी लगेगी बच्चों, देखिए यहाँ पर भुजा कोण भुजा। भुजा यहाँ पे देखिए, देख देख के ही आपको पेन उठा लेते हैं। देखिए यहाँ से ये भुजा दिख रही है, इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। तो भुजा कोण भुजा। हाँ, और इसको मिटा देते हैं हम। तो भुजा कोण भुजा कसौटी को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, भू को भू। भुजा का भू यूज किया गया, कोण का को, और इस भुजा का भू। तो भू को भू कसौटी। हाँ, कसौटी का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, भू को भू कसौटी। ये याद रखिएगा। दूसरा, यहाँ पर देख के ही पता चल जाता है, किसी एक त्रिभुज को ही अगर इसको इस त्रिभुज को अगर बंद कर देते हो या तो ही देख के पता, भुजा कोण भुजा। या अगर इस तरफ से जा रहे हैं, इस तरफ से जा रहे हैं तो भी वही आएगा, और अगर इधर से देख रहे हैं तो भुजा कोण भुजा। तो भू को भू कसौटी। तो ये हमारी दूसरी कसौटी हो गई। चलिए देखते हैं तीसरी कसौटी। तीसरी कसौटी में आप देख रहे हो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्यू पी आर या आर पी क्यू। देखिए इसमें बहुत ध्यान से देखिए, कहीं पर कोण पे बराबर का निशान बना है क्या, कहीं पर नहीं दिखा है। यहाँ पर भी देखिए तीनों कोण के पास देख लीजिए कुछ बराबर का निशान बना है, नहीं बना है। इसका मतलब इसमें कोण तो आएगा नहीं। अब देखते हैं, देखिए भुजा ए बी एक लाइन वाला कहाँ पर है, हाँ भुजा क्यू पी के बराबर है। भुजा ए बी भुजा क्यू पी के बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन दी है और यहाँ पर भी एक लाइन दी है, इसका मतलब ये भुजा बराबर दिखाई गई है। हाँ, दूसरी भुजा बी सी, देखिए दो लाइन वाली कहाँ पर है, हाँ क्यू आर के पास है। तो भुजा बी सी किसके बराबर है,
भुजा क्यू आर के बराबर है, भुजा क्यू आर के बराबर है। और तीसरी भुजा ए सी, देखिए यहाँ पर 3 लाइन बराबर दिख रही है, 3 लाइन, ये किसके बराबर हो जाएगी? पी आर के। हाँ, क्योंकि यहाँ पर 3 लाइन यहाँ पर बराबर दी है, तो ए सी किसके बराबर होगा? पी आर के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 लाइन है और यहाँ पर भी 3 लाइन दिखाई गई है, तो भुजा ए सी बराबर भुजा पी आर के। तो 3 भुजाएं यहाँ पर बराबर दिखाई गई हैं। तो कौन सी कसौटी लगेगी? आप नाम भी बता सकते हो, भुजा, भुजा, भुजा। इसमें कोण आ ही नहीं, तो अगर तीनों भुजाएं बराबर हों, हाँ, तो अगर दो त्रिभुज में सर्वांग सम हो तो तीनों अगर भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो, तो इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं? भुजा, भुजा, भुजा। यहाँ पर देखिए कहीं पर भी कोण, कोण का निशान नहीं बना हुआ है बराबर का। तो अगर तीनों भुजाएं भी अगर आपको बराबर दिखा दी जाए, अगर दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी आपको बराबर अगर मिल जाएं किसी भी दो त्रिभुज में, हाँ, तो भी आप सीधे लिख सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और इस कसौटी को शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? भू, भू, भू। इसको नाम क्या लिख सकते हैं हम शॉर्ट में? भुजा, 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 या भू, भू, भू कसौटी। तो इस तरह से ये हमारी तीसरी कसौटी हो गई। चलिए इस प्रकरण की आखिरी कसौटी देखते हैं, चौथी और आखिरी कसौटी। यहाँ पर देखिए, अगर देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें ये भुजा बराबर देखने से पहले इसमें अभी तक के त्रिभुज में और इस त्रिभुज में आपको एक अंतर दिख रहा होगा। वो अंतर आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर बी पर और क्यू पर क्या है? 90 अंश का कोण बना है। मतलब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में अगर उसके कर्ण बराबर हो, अगर दो समकोण त्रिभुज दिए हों और उसके कर्ण बराबर हो, कर्ण बराबर हो, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एसी। आपको पता है कर्ण कहाँ होता है? 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। तो अगर बी 90 अंश है तो उसके सामने वाली भुजा बी सी, ए सी, ये क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। अगर क्यू पर 90 अंश का कोण बना है तो उसके सामने वाली भुजा मतलब पी आर, भुजा पी आर, ये क्या हो जाएगी? कर्ण। यहाँ पर भी 2 लाइन है और यहाँ पर भी 2 लाइन है, इसका मतलब कर्ण बराबर हैं। तो अगर कर्ण बराबर हो, किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के कर्ण बराबर हो, तो यहाँ पर ये देखिए, और एक भुज ए बी, भुजा ए बी, एक भुजा बराबर दी गई है, कर्ण बराबर दिया हुआ है और एक भुजा बराबर दी गई है। हाँ, कर्ण, ये कर्ण कौन सा है? ए सी किसके बराबर दिया है? पी आर के। और भुजा कौन सी? ए बी किसके बराबर दिया हुआ है? पी क्यू के। कैसे बोल सकते हैं बराबर दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ पर भी एक लाइन है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं कर्ण भुजा कसौटी, कर्ण भुजा कसौटी। तो ये हमारी चौथी कसौटी है, कर्ण भुजा कसौटी। ध्यान में रखिएगा, कर्ण भुजा कसौटी किसमें होता है? कौन सी त्रिभुज में लगाना है? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, उसमें अगर कर्ण और एक भुजा बराबर दी हो तो हम लगा सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कर्ण भुजा कसौटी से सर्वांग सम है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने 4 कसौटियों के बारे में सीखा। पहली कसौटी कौन सी थी? कोण भुजा कोण कसौटी, मतलब कोण को भू को कसौटी। दूसरा कौन सा सीखा आपने? भुजा कोण भुजा कसौटी, जिसे भू को भू कसौटी भी कहते हैं। तीसरा कौन सा सीखा आपने? भुजा भुजा भुजा, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर थी, उसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? भू, भू, भू कसौटी। और लास्ट चौथी कसौटी कौन सी सीखी? कर्ण भुजा कसौटी। हाँ, कर्ण भुजा कसौटी किसमें होती है? अक्सर ये समकोण त्रिभुज में केवल होती है कर्ण भुजा कसौटी। क्योंकि कर्ण हम खाली समकोण में ही तो होता है। कर्ण अगर समकोण में होता है तो कर्ण भुजा कसौटी भी लगाने के लिए पहले देख लीजिएगा कि वो समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो इतना ये चारों कसौटी के बारे में जानने के बाद अब हम अपने सवाल की तरफ जा सकते हैं, अब हम सवाल सीख सकते हैं। ठीक है, तो 3.2 का पहला सवाल हम देखते हैं। ये देखिए पहला सवाल, ये 3.2 का पहला सवाल है। नीचे इस पहले सवाल में जो उसमें कुल 4 उप प्रश्न है, 4 सवालों को हम देखने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए,
नीचे दिए गए प्रत्येक उदाहरण में त्रिभुजों की जोड़ियों के सर्वांगसम घटक एक जैसे चिन्ह के द्वारा दर्शाए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज किस कसौटी के आधार पर सर्वांगसम होंगे? रिक्त स्थान में कसौटी का नाम लिखना है। ठीक है, बहुत आसान है। क्या कि अभी आपने जो कसौटी चारों पढ़ी है उसमें से कौन सी कसौटी लगेगी, खाली वो नाम लिख देना है। तो एकदम आसान है। अभी चारों कसौटी आपने पढ़ी है, देख लीजिए त्रिभुज। ये देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। हाँ, इसमें क्या दिख रहा है आपको? भुजा ए बी, एक लाइन कहाँ पर है? हाँ, यहाँ पर एक लाइन है, देख लीजिए। तो भुजा ए बी, याद रखिए जब मैं बोल रहा हूँ भुजा ए बी, तो मैं ए बी नहीं बोल रहा हूँ। आप वो क्या बोल रहे हैं ना, उसके आगे वो नाम लगाना जरूरी है। भुजा बोल रहे हैं या कोड बोल रहे हैं, जैसे ए नहीं बोलेंगे। अगर ये कोड बोलना है तो ए नहीं, कोड ए बोलिए, कोण ए बोलिए, भुजा ए भी बोलिए, या फिर रेखा रेख, जिस तरह से उसका जो भी नाम लेना हो ना, किसी भी आकृति में किसी भी उसके घटक का, तो पूरा नाम लिया लिया करिए। हाँ, ए बी मत, भुजा ए बी। हाँ, रेखा ए बी, रेख रेख ए बी बोल सकते हैं। तो ए बी, रेख ए बी किसके सर्वांग है? रेख पी क्यू के। हाँ, चलिए एक भुजा मिल गई। दूसरा क्या दिख रहा है यहाँ पर? ये दो लाइन वाला, ये दो लाइन वाला भुजा बी सी किसके सर्वांग है? भुजा क्यू आर के। चलिए दूसरी भुजा मिल गई। भुजा ए सी किसके सर्वांग है? भुजा पी आर के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीन लाइन है और यहाँ पर तीन लाइन है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर कौन सी कसौटी से सर्वांगसम होंगे चारों में से? आप सभी को आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये कसौटी देखकर ही बता सकते हैं कि भुजा 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 कसौटी। ठीक है, और यही लिखना है। हाँ, कि आपके किताब में ये रिक्त स्थान में दिया हुआ है। ये ऐसे रिक्त स्थान दिया हुआ है कसौटी से। और कौन सी कसौटी से? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समदेश भुजा भुजा भुजा, क्योंकि तीनों भुजाएं यहाँ पर सर्वांग सम दिखाई दे रही हैं। तो हम लिख सकते हैं कि भुजा 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 कसौटी से तीनों, ये दोनों जो त्रिभुज है वो भुजा 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 कसौटी से सर्वांग सम होंगे। ये देखिए, ये लाइन आप देख रहे हैं कितनी बड़ी लाइन लिखी हुई है। इसको शॉर्ट में किस तरह से लिख दिया गया है? ये क्या लिखा? अगर लिखना चाहते ना, लिखना शुरू करते आप, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ता। त्रिभुज, हाँ पूरा लिखते, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर। हाँ, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है, इतना लिखना पड़ता अगर लिखना चाहते आप तो। लेकिन उसको सबसे शॉर्टकट तरीके से देखिए किस तरह से लिख दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिख दिया त्रिभुज ए बी सी, ये सर्वांग सम का निशान लगा दिया गया, और पी क्यू आर, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम पी क्यू आर। इसमें से कुछ आपको सब कुछ लिखा हुआ है आपकी किताब में, खाली आपको ये जो डॉट 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 दिख रहा है आपको, ये कसौटी का नाम लिखना है। आपको किताब सवाल में एग्जाम में इस तरह से कसौटी पूछी जाएगी। हाँ, ये आकृति दी जाएगी और खाली लिखना होगा कि इस कसौटी का नाम बताओ। तो हो गया है, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर किस कसौटी से बराबर है? भुजा भुजा भुजा। यहाँ पर कहीं पे भी कोण बराबर नहीं दिखाई दे रहा। हो गई सवाल पहली। चलिए दूसरी सवाल देखते हैं। ये देखिए, हाँ यहाँ पर दूसरी सवाल में आप देख सकते हैं। तो पहले त्रिभुज का नाम देख लेते हैं। त्रिभुज एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड। और त्रिभुज दूसरा कौन सा है? त्रिभुज एल एम एन। इसमें देखते हैं क्या क्या बराबर दिख रहा है, आपको देख के पता चल जाएगा। हाँ? आप देख के ही समझ पा रहे हैं कि कौन सा कसौटी यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम। भुजा एक्स वाई किसके बराबर दिया होगा? भुजा एल एम के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है और यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। चलिए भुजा एल एक्स वाई सर्वांग भुजा एल एम के। अब यहाँ पर कोण देखिए, एक जैसा, एक लाइन यहाँ पर दिया हुआ है, एक लाइन यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब कि बता रहा है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। कोण वाई, या तो कोण का नाम तीन अक्षर से लिखिए या एक अक्षर से। कोण वाई सर्व किसके बराबर है? कोण एम के। हाँ, कोण एम के। और तीसरा जोड़ी क्या आपको बराबर दिख रहा है? भुजा एक्स जेड, भुजा वाई जेड किसके
भुजा YZ किसके सर्वांग दिख रहा है? भुजा MN के, भुजा MN के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये पूरी आकृति में से कोई एक आकृति भी आप देख लेते हैं, दूसरी आकृति देखने की जरूरत भी नहीं। यहाँ पर ही अगर ये त्रिभुज देखते हैं तो ही आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या है, भुजा, कोण, भुजा। ये बीच पहले भुजा आ रही है, फिर कोण आ रहा है, फिर भुजा। मतलब भुजा कोण भुजा कसौटी, मतलब कौन सी कसौटी हो गई? भू को भू, भुजा कोण भुजा, हो गया। यही हमको लिखना है। कसौटी का नाम क्या आ जाएगा इसमें बच्चों? भुजा कोण भुजा, कसौटी से त्रिभुज XYZ, सर्वांग सम त्रिभुज LMN, त्रिभुज LMN। ये हो गई हमारी दूसरी सवाल। देखिए यहाँ पर देख के ही, हाँ, पूरी आप देख कर ही लिख सकते हैं, कुछ कुछ आगे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, चलिए देखते हैं अब हम इसके आगे की सवाल देख लेते हैं। तीसरी सवाल पे जाते हैं। यहाँ यहाँ पर देख लीजिए। हाँ, पहले त्रिभुज का नाम पढ़ लेते हैं, क्या नाम है? त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR। और दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज, हाँ, PQR के बाद क्या था? त्रिभुज STU। दो त्रिभुज दिख रहा है आपको। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बराबर दिख रहा है। पहले देखते हैं यहाँ पर ये एक ही जैसी आकृति देखिए कोण पर बनी हुई है, कोण P पर, और यहाँ पर उसी जैसी बनी है ना। तो कोण P किसके बराबर है भाई? कोण S के। कोण P सर्वांग किसके आ गया? कोण S के। आप देख सकते हो एक ही जैसी आकृति बनी है। कोण अब ये देखिए भुजा, ये एक दो लाइन दिख रही है, यहाँ पर भी आपको दो लाइन दिख रही होगी। तो भुजा PR, भुजा PR सर्वांग किसके है? भुजा ST के। हाँ, भुजा ST के, भुजा PR बराबर भुजा ST। हाँ, क्योंकि यहाँ पर भी दो लाइन है और यहाँ पर भी दो लाइन है, इसका मतलब ये भुजाएं बराबर है। अब देखिए यहाँ पर कोने में कोण बना हुआ है। हाँ, ये भुजा एक ऐसा निशान बना के बीच में काटा है, और ये देखिए यहाँ पर भी निशान बना के बीच में काटा है। इसका मतलब कोण R, कोण R सर्वांग कोण T के, कोण R सर्वांग कोण T के। तो इस यहाँ पर कसौटी का नाम कौन सा आ जा रहा है आपको पता चल रहा है? यहाँ से अगर यहाँ से देखते हैं या यहाँ से देखते हैं, दोनों तरफ से वही हो जाएगी। कोण भुजा कोण, को भू को कसौटी। इसमें भी अगर आप देखते हैं तो को भू को लाइन से जाइए, हाँ? कोण भुजा कोण, को यहाँ पर कोण भुजा कोण, को भू को कसौटी। बस यही लिखना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना उसमें, खाली इतना लिखना है कि कौन सी कसौटी हो जाएगी। तो लिख दीजिए, हो गया भाई। कोण भुजा कोण कसौटी के अनुसार त्रिभुज PRQ सर्वांग सम त्रिभुज STU। खाली आपको ये कसौटी आपको पहचान के लिखनी है, एक एक नंबर के लिए आती है सवाल है, ठीक है। ये आकृति दी होगी, खाली लिखना होगा कौन सी कसौटी है। तो आप देख के फटाक से इसी, दोनों देखने की भी तुलना करने की भी जरूरत नहीं, खाली एक ही देखेंगे तो भी बता सकते हैं कि हाँ कोण भुजा कोण, को भू को कसौटी। तो इस तरह से तीसरी सवाल खत्म होती है। अब हम तीसरे ये जो अपना पहली सवाल का जो आखिरी वाला है वो देख लेते हैं। आखिरी आखिरी सवाल ये देखिए, चौथी सवाल। हाँ, यहाँ पर आपको कुछ सोचना होगा। जो हम लोगों ने जो चारों कसौटी पढ़ी थी, उन चारों कसौटी को यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे, और आपको समझ में आ जाएगा तुरंत कि वो जो चारों कसौटी थी उसमें से कौन सा इसमें लग सकता है। तो बहुत सारे बच्चों को मुझे लग रहा है कि आ रहा होगा। वो अभी देख सकते हैं यहाँ पर। पहले तो देखिए त्रिभुज कौन कौन सा है, त्रिभुज का नाम क्या है? NML, त्रिभुज NML। और दूसरा त्रिभुज RTP। हाँ, ये त्रिभुज दूसरा त्रिभुज RTP। इसमें देख सकते हैं ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं। तो भुजा कोण के ऊपर जाने से पहले जरा एक बार जो हम लोगों ने देखा था कि कहीं ये दोनों त्रिभुज समकोण तो नहीं है। हाँ, यहाँ पर देखिए, ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है। तो अरे, यहाँ पर कर्ण भुजा प्रमेय कर्ण भुजा कसौटी लग सकती है। कर्ण भुजा कसौटी में कर्ण बराबर होना चाहिए और एक भुजा बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है ये, इसमें त्रिभुज LNM में, इसमें ये त्रिभुज में 90 अंश कहाँ पर है? यम पर। हाँ, तो इसके कर्ण कहाँ पर हो जाएगा? उसके सामने वाली भुजा।
एल के कोण एम के सामने वाली भुजा कौन सी है? भुजा एल एन। ये भुजा है कर्ण। यहाँ पर कितना निशान दिया हुआ है? 2 निशान। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखो ये 90 अंश कहाँ पर बन रहा है? टी पर। और तो समकोण कहाँ पर होगा? इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने। हाँ, टी के सामने कौन सी भुजा आ रही है? भुजा आरपी। ये भुजा आरपी आ रही है ना। यहाँ पर भी 2 लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब कर्ण बराबर दिया हुआ है। और एक भुजा देखिए यहाँ पर एल एम में एक लाइन दिया हुआ है और टीपी में एक लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब एक भुजा भी बराबर दी हुई है। तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं ये कौन सी कसौटी के अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है? कर्ण भुजा कसौटी। कर्ण भुजा कसौटी क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण भी बना हुआ है और कर्ण और एक भुजा बराबर दी हुई है। तो बस इतना बहुत आसानी से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो चौथी सवाल है वो जो चौथी सवाल में कौन सी कसौटी के अनुसार? कर्ण भुजा कसौटी से त्रिभुज एल एम एन सर्वांगसम त्रिभुज पी टी आर त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। हाँ, कर्ण भुजा कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो इस प्रकार से जो हमको आज 3.2 की सवालें देखनी थी, हम लोगों ने 3.2 का पहला सवाल देखा और 4 कसौटियों के बारे में जानकारी ली। कौन कौन सी कसौटी थी चारों? आप सभी को याद हो गई होगी, आपके किताब में भी दिया हुआ है। आप जो किताब में देख सकते हैं 3.2 हल करने से पहले कसौटियां आपको लिखनी भी, याद करनी नहीं है। उसको आप देख सकते हैं, किताब में भी दी हुई है, उसको नोट डाउन कर लेंगे वहां से। 4 कसौटियों का नाम कौन कौन सा था? कोण भुजा कोण कसौटी। दूसरी कसौटी कौन सी थी? भुजा कोण भुजा कसौटी। तीसरी कसौटी क्या थी? भुजा भुजा भुजा, जिसमें कि तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। हाँ, और चौथी कसौटी क्या थी? कर्ण भुजा कसौटी, जिसमें ये कोई भी 90 अंश का कोण अगर हो और उसमें कर्ण और एक भुजा बराबर दी हो, कर्ण एक भुजा बराबर दी हो, तो कर्ण भुजा कसौटी हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो आज का टॉपिक था वो हमारा खत्म हुआ। अब जिन बच्चों को कुछ डाउट है वो आज के जो हमारा चैप्टर था इससे संबंधित, तो वो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जिन बच्चों को कुछ पूछना है तो इस आज के जो हमारा टॉपिक के संबंध में, तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं बच्चे। कि सर्वांग में हम लोगों ने त्रिभुजों की सर्वांग में सर्वांग के बारे में, सर्वांग का चिन्ह किस तरह से लगाते हैं उसके बारे में जानकारी ली। सर्वांग की चारों कसौटियां जो थी भू को भू को और भू भू भू, और चौथा था कर्ण भुजा कसौटी, उसके बारे में जानकारी ली और 3.2 का पहला सवाल देखा। ओके बच्चों, थैंक यू। सर लीव करूं?